अंधेरे में दम नहीं घुटता तुम्हारा? जानते हो शक्कर का क्या भाव चालू है? पूरे 32 रुपए हो गए। ओहो, कितने बार कहा एस्ट्रे ले लिया करो। झाड़ू मार मार के कमर तो मेरी टूटेगी ना। क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, खन्ना भाभी का काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना? नंबर नहीं बढ़ाने थे तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? क्या एहसान लिया मैंने? क्या एहसान लिया? जाहिर सी बात है, फेल कर दिया होगा ना तुमने उसे। मैंने जो सिफारिश की थी, कोई और करता तो? अगर लड़का पास होने लायक होता तो मैं क्यों नहीं पास कर देता? पास होने लायक होता तो तुम्हें थोड़ी कहती। खन्ना भाभी क्या सोचेगी? कभी सोचा भी है? इतना एहसान फरामोश लोगे हम लोग। एहसान फरामोश? क्या एहसान फरामोशी की मैंने? क्या एहसान फरामोशी की? नौकरी किसके कारण मिली? या मकान, अस्पताल की सारी सुविधाएं? वो नंबर बढ़ा देते तो क्या आसमान फट जाता? अब चुप भी रहोगी? हाँ हाँ, चुप बैठने के अलावा किया है क्या आज तक मैंने? जाओ जाके बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। बढ़िया है सितारवादी। देखो कौन है? अरे इकबाल भैया। सलाम वालेकुम भाभी। आइए बैठिए। आज मैं बैठने नहीं आया भाभी। क्यों, क्या हो गया? कल बदकिस्मती से मैं कॉलेज नहीं जा पाया। इस भाईजान ने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आखिर हो क्या गया? जानती भी हो, इसने प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए धरता पहुंचा। ये राजकुमार को? हाँ, राजकुमार को, उस प्रेसिडेंट की नामकूल औलाद को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पे पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? पिस्टल रखकर सामने नकल कर रहा था, कैसे छोड़ देता मैं? अब तुम ही बचाए उस सच्चाई और ईमानदारी की औलाद। सुकून से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। क्या पड़ी थी तुम्हें? कर रहा था नकल तो करने देते ना, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? देखकर तो मैं मक्खी नहीं निकल सकता ना। अब क्या झगड़ा होगा इकबाल भाई? और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अरे भाईजान, मैं तो अब किताबें लाके देता, कहता करो भाई, इत्मीनान से नकल करो, अपने बाप का क्या जाता है। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटी छोटी बातों को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है इकबाल भाई, पर आप शायद भूल रहे हैं कि हम लोग प्रोफेसर हैं। हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है और हमारे प्रोफेशनल एथिक्स। लेक्चर मत दीजिए, आपका ये दिमाग फिर चुका है। अपना ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़िए, जाके प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़कर केस को रफा दफा करवाने की कोशिश कीजिए। अब इकबाल भाई आप भी। इकबाल भाई ने समझाना बेकार है, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। सर पटक कर आधी उम्र कट गई है मेरी। जरा बैठिए भाईजान। क्या आपने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? और क्या करता? अपना प्रिंसिपल क्या कहता है? रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर दबाव भी डाल रहा है। हाँ, तो ले लो रिपोर्ट वापस, कह देना गलती हो गई। अब रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मरो, जब प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से बाहर कर देगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऐसे कैसे नौकरी से बाहर कर देगा? क्या बाकी प्रोफेसर चुप बैठे रहेंगे? जनाब, किस दुनिया में रहते हैं आप? जानते नहीं, पूरा का पूरा स्टाफ आपकी पीठ पीछे आपको गालियां दे रहा है। क्यों? अरे भाई, सब कहते हैं आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी प्रेसिडेंट को नाराज करके। जो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ने वाली थी, अब आपने उसे भी खटाई में डाल दिया। तो क्या मेरा कोई साथ नहीं देगा? अरे विमलेंदु का साथ किसने दिया था भाईजान? सब साले बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसे गोली मार दी, क्या हुआ? उसने भी तो एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते हुए पकड़ा था। विमलेंदु का नाम लेकर आप मुझे डरा रहे हैं? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। अरे भाईजान, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोई साथ देने वाला नहीं है यहाँ पे आपका। कहाँ जा रहे हैं? जरा पता लगा लो कॉलेज में क्या योजना बन रही है। जैसे ही होता है शाम को इल्तिया करता हूँ। और याद रखना भाईजान, कोई साथ देने वाला नहीं है यहाँ। जानते हो किस तरह घसीट रही है तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसों की खींचतान मची हुई है और तुमने नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैं निपट लूंगा। हाथ निपट लोगे तुम, नौकरी छूट जाएगी तुम्हारी, नौकरी। तुमने अकेले दुनिया को सुधारने का ठेका लेके रखा है। अरे मैंने कब दावा किया? अरविंद, तुम्हारी उम्र नहीं है भटकने की। भगवान के लिए सब कुछ मत करो जो लगी लगाई रोटी हाथ से निकल जाए। अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, या अपने विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र में डर के जीऊं? उन लड़कों का साथ देके क्या मिलेगा? किसका साथ दिया इन लोग ने आज तक? कहीं विलमेंतु की तरह तुम्हें भी? क्या कहते हो, क्यों पड़ रहे हो सब पचड़े में? क्या यार, देखा जाएगा। सिगरेट ले आओ। इतने समय बाहर मत जाओ। डरती हो? इतना डरोगे तो काम कैसे चलेगा? अरविंद मत जाओ।
लीला, गुड इवनिंग बेटा लीला, कैसी हो? सर सब आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है, आप बताइए। बेटा अभी घर पे है क्या? नहीं सर, वो अभी बाहर गए। कुछ अर्जेंट है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बात करनी थी, हाल चाल लेना था। खैर चलो तुमसे ही बात कर लेता हूँ। जरा समझाओ ना बेटा उसे, 5 मिनट के मगर से बैठ, ये ठीक है। देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, सबकी सैलरी भी बढ़ने वाली थी, और तुम्हारे अरविंद ने तो नई मुसीबत खड़ी कर दी। इसे ही बुरा नहीं कहते हैं। हो सके तो समझाओ बेटा उसे। सर मेरी भी कहना कहाँ मानते हैं ये। तो तुम पत्नी कैसी हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना कोई बड़े प्रोफेसर का काम नहीं, ये सब जूनियर लेक्चरर्स का काम है। सीनियर लोगों को ये सब शोभा नहीं देता बेटा। चलो, गलती तो इंसान से ही होती है ना। सर मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। हाँ बेटा, देखो औरत ही मर्द को समझा सकती है। हाँ, उससे कहो नौकरी करना सीखे। मुझे देखो पूरे 30 बरस हो गए नौकरी करते करते, एक क्लर्क से प्रिंसिपल तक पहुंचा। उससे कहो लड़े मत, झुके, सोचे मत, माने। क्या समझे ना बेटा? जी सर। तो समझाना उसे। जी सर, थैंक यू सर। अरविंद, प्रिंसिपल का फोन आया था। क्या कह रहा था? रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था। जाओ जाके रिपोर्ट वापस ले तो लो। तुम भी चाहती हो मैं रिपोर्ट वापस लूं? बात समझने की कोशिश करो अरविंद। 20 बरस हो गए शादी में, 20 बरस। कभी मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा जो तुम्हारे खिलाफ हो? कभी कहा है मैंने तुम्हें अरविंद? नहीं कहा है ना। कम से कम आज एक बार प्लीज तुम मेरी बात सुन लो। लीला मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा है तुमने इस घर में अकेले कौन जी रहा है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को तो कभी हमारे अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई। तो जिस तरीके से तय कर देगा हम उसी तरीके से जीते गए। बस अरविंद, अभी सब दोबारा नहीं होगा। चलो लीला, देखो कौन है। नमस्ते मैम, ये सर घर पर है? नमस्ते सर। तुम इस समय यहाँ? क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब और कौन सा पराक्रम कर दिया? मैं और पराक्रम तो दूसरे प्रोफेसर कर रहे हैं सर। बदतमीजी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? हाँ, पहले आती थी, पर अब तो सवाल ही नहीं उठता है। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। झूठ बोलते हो, नकल करते हो, पकड़े गए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का डूब मरता। मैं जानता था सर, आप भी यही कहोगे, पर मैं सोचता था कम से कम आप तो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करोगे। Shut up! I don't like you, get out! तो क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? अरे आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? सुनने के बाद यदि आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल और मारिए 10। चलो बैठो, सुन रहा हूँ, बोलो। देखो सर, मैंने नकल नहीं की। नहीं, तुमने नकल की। प्रोफेसर मिश्रा क्या मुझसे झूठ बोलेंगे? नो सर, मैंने नकल नहीं की। कागज किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद? पर उस कागज का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। Nonsense! क्या आप जानते हो मेरे आगे कौन बैठा था? राजकुमार। इससे क्या होता है? वो पिस्तौल रखकर नकल कर रहा था सर। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी थी कमरे में, सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। जानबूझकर राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। पर इससे ये कहां सिद्ध होता है कि तुमने नकल नहीं की? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उठकर मेरे पास आया। उस कागज को मैंने उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने जल्दी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं वो चीखा, चिल्लाया, पर प्रोफेसर मिश्रा ने मेरी एक न मानी। तो तुमने प्रिंसिपल से क्यों नहीं अपनी बात कही? वहां तो प्रिंसिपल के साथ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था सर। उसने मेरी और इस तरह से देखा मानो कोई शिकार हाथ लग गया हो सर। उसकी मुस्कुराहट बहुत भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ चंदू? इसके बाद क्या हुआ? हाँ सर, उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद फिर बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवा दी गई सर। तो क्या चंदू तुमने नकल नहीं की थी? नो सर, आप ही बताइए, कभी की है मैंने नकल? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता हूं सर। मतलब?
क्या राजकुमार को आज आपने पकड़ा है नकल करते हुए? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं? मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी प्रिंसिपल की जिम्मेवारी। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है सर, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अगर उन्होंने नहीं भेजी तो भाई मैं क्या करूं इसमें? प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, आपको हमारा साथ देना होगा। यानी इस बार हम लोग मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता सर। मतलब तुम लोग आंदोलन करोगे? अब और कोई चारा भी नहीं है सर। पर तुम लोगों ने कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबाई जा रही है? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है सर। वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है सर। आपको हमारा साथ देना ही होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। पर मुझे बीच में क्यों? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हमें लड़ाई जीत सकेंगे। गुंडागर्दी दफना दी जाएंगी, नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो जवाब दीजिए सर, आप हमारा साथ देंगे ना? सबके सामने बोलोगे ना कि राजकुमार ने पिस्तौल के बल पर नकल की थी? पर तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर ही बदल जाते हैं सर। क्या मुझे भी दूसरों की तरह? नो सर, वैसी बात नहीं है। पर आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मार डालने की बात भी कही जाए तो क्या अचरज नहीं सर? मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। थैंक यू सर। पूरे स्टाफ में केवल आप पर ही भरोसा है। तो कल हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे। अगर रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन क्या? अगर आप बदल गए तो सर याद रखना, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तुम मतलब मुझे धमकाने आए हो? अब चाहे जो समझे सर, यह लड़ाई हमारे जीवन मरने का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं उसे हम अपना विरोध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं और साथ में आग्रह करने भी। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूं सर। लौट कर उन्हें जवाब देना है। हाँ, जरा साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूं, पर आप एक बात का ध्यान रखना। अगर आपने अपनी बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ भी होगा ना सर, उसकी पूरी जिम्मेवारी आप पर। चंदो, चंदो, देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी किसी बदतमीजी से बात कर रहा था तुम्हारे साथ। इन लोगों के लिए तुम मुसीबत उठाओगे? उसका दोष नहीं है लीला। वो तुम्हें सरसा धमका नहीं रहा था? इन लोगों की वजह से तुम नेतागिरी करोगे? आजकल धमकी और बदतमीजी की भाषा ही समझाई जाती है, और वैसे भी उस लड़के का पक्ष न्याय का है। कुछ उल्टा सीधा हो गया, मारपीट हो गई तो सारे दोष तुम पर मर दिया जाएगा। तो क्या मैं झूठ बोल दूं? मैं कहती हूँ तुम्हें न्याय देने के लिए जज किसने बना दिया? कहना माने तुमने मेरा। हमेशा कहती सब पछड़े में मन बड़ा करो। देखो, हेलो, प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मिस्टर अरविंद साहब है घर पर? जी सर। सर एक मिनट। प्रेसिडेंट का फोन है। लाओ लीला। हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या बात है मिस्टर अरविंद, तुम तो कॉलेज के हीरो हो गए हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे भाई, आपके शुभ कार्य की वजह से पूरे कॉलेज में आपकी चर्चा चल रही है। तो आपने क्या तय किया है? I mean, राजकुमार की रेस्टिकेशन की रिपोर्ट वापस ले रहे या नहीं? नो सर, मैं रिपोर्ट वापस नहीं ले रहा हूं। वेरी गुड। मैं आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। तो आपका ख्याल है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स सर, जब चंदू को उसके किए की सजा मिली तो राजकुमार को क्यों नहीं? इसका मतलब तुम राजकुमार को दोषी मानते हो? हाँ सर, पिछले 3 सालों से राजकुमार ने नाक में दम कर रखा है, खून कच्चर मचा रखा है, पर अब बर्दाश्त से बाहर है सर। अरविंद साहब, सोच लीजिए, शर्मा रिटायर होने जा रहा है और वो एक बेवकूफ किस्म का आदमी है। हाँ, उसके बाद पूरे कॉलेज में आप ही एक ऐसे प्रोफेसर है जिसकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरविंद साहब, सोच लीजिए, माय कार्ड्स आर ओपन फॉर यू एंड यू आर अ फ्यूचरिस्टिक प्रिंसिपल। क्या समझे? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत जानती हूँ।
बिना कीमत दिए कुछ नहीं मिलता अरविंद। तो क्या मैं बेईमान हो जाऊं? तो उस चंदू का साथ देके क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। और बाकी सब टीचर्स तुम्हारा थोड़ी साथ दे रहे, लड़ोगे तुम किसके भरोसे? चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले वो सैकड़ों विद्यार्थी मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें प्रिंसिपल बना देगा, तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम्हारे विद्यार्थी केवल तुम्हें सड़कों पर खड़ा करके तुम्हारा तमाशा बनाएंगे, तमाशा। नीरज, बस बहुत हो गया, जाओ। इकबाल भाई, इस तरह हाफ क्यों रहे हो? जानती भी हो शहर में क्या हंगामा बरपा है? तो क्या कोई उपद्रव हो गया? नहीं, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के छोकरे को, तुम्हारा नाम ले लेकर लड़कों को भड़का रहा है। पर मैंने तो चंदू से कुछ नहीं कहा। अरे भाईजान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पूरे के पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने उन लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी इस गलीज हरकत पर। कौन कहता है? कौन कहता है मैं लड़कों को भड़का रहा हूं? भाईजान, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने आज या कल में रिपोर्ट वापस नहीं ली ना, तो तुम्हारी भी हत्या कर सकते हैं वो। आप मुझे डरा रहे हैं? अरे भाई, अब इसमें डराने की क्या बात है? अगर वो लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। मैं तो कहता हूँ भाईजान, रिपोर्ट वापस ले लीजिए आप। हाँ, और प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की भी बात कर रहे थे। अरे तो जाओ भाईजान, प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। अगर तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो इंशाल्लाह वो भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, तो प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। बाल भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोचती थी कम से कम एक बार तुम मेरी बात सुनोगे, पर नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सोच सकते हो। ने खुशी के परे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, स्वार्थी कहीं के। आज तुम्हें मुझे या फिर तुम्हारे उस लाडले विद्यार्थी में से किसी एक को चुनना होगा। नीलो, दिमाग में खराब करो, जाओ अंदर। कहाँ जा रही हूँ मैं? इकबाल भाई जाइए। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज। कौन है? कौन हो तुम? क्यों प्रोफेसर साहब, साल भर में ही आवाज भूल गए? तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की। हाँ, विमलेंदु, तुम्हारा जिगरी दोस्त। लेकिन विमलेंदु तो मर चुका था, क्या तुम उसकी आत्मा? आत्मा? हाँ, आत्मा। जिंदा आत्माओं के बीच एक और आत्मा। तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने। मैंने? पर मैंने क्यों बुलाया तुम्हें? क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि मैं मरते वक्त क्या सोच रहा था। जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनस्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान करते वक्त तुम क्या सोच रहे थे भाई? बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस लो। है तुम्हारी क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूं जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में आके अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूं, चेहरों से परे हूं। मैं नहीं मानता। जो कुछ तुमने किया वो आत्म बलिदान था, आदर्श, आत्मत्याग। कैसा बलिदान, कौन सा आदर्श? सब बकवास है। वहां चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। वहां खड़ा हर एक आदमी यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा। जो मुझ में नहीं था उसे भी ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था। तो क्या तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो क्या, कोई उम्र थी मेरी मरने की। 3 साल पहले शादी हुई, फूल सी बच्ची, भरा पूरा संसार। अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी फिक्र थी तो भाई तुमने नकल क्यों पकड़ी? बेवकूफी के लिए भी कोई तर्क शास्त्र होता है क्या? आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए मुझे सजाए मौत मिलेगी। अरे जिसे तुम सजाए मौत कहते हो उसका हम सम्मान करते हैं। सम्मान? जिंदा होना दोस्त, इसीलिए मरो तो पता चले जीवन क्या होता है। लेकिन नकल? उसकी ऐसी की तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। अरे ना समझ, मेरी बीवी नौकरी की तलाश में साल भर से धड़ धड़ ठोकरे खा रही है। आश्वासन सब देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता है, सब बकवास है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रेसिडेंट से समझौता करो,
प्रिंसिपल बनो। मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं भी देखूंगा। महाभारत के द्रोणाचार्य भी यही कहा करते थे। अरे मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह एक महान गुरु थे, मैं एक छोटा प्रोफेसर हूं, न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। बकवास। द्रोणाचार्य ने भी तुम्हारी तरह दावे किए थे। परिणाम जानते हो? देखो। माँ 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 तुम कहाँ हो माँ? माँ क्या हुआ बेटा अश्वत्थामा? ये रही। माँ मुझे गोरस चाहिए माँ, बहुत भूख लगी है। पर बेटा गोरस लाऊं कहाँ से? नहीं कहीं से लाओ, मेरे सारे छात्र मित्र गोरस पीते और मुझे बताते हैं, मैं भी गोरस पीऊंगा। पर कहाँ ना गोरस नहीं है। तेरे बाप ने क्या गाय बांध रखी है? नहीं नहीं देती ना तो ले, मैं अभी सर पटक पटक कर प्राण दे देता हूँ। हाँ तो दे दे प्राण। नहीं है गोरस। मुझे चाहिए माँ, मुझे रुक 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 लाती हूँ। मुझे गोरस चाहिए माँ, मुझे गोरस चाहिए। मुझे गोरस दो ना, मुझे गोरस चाहिए। क्या हो गया रे? रो क्यों रहा है? माँ ने फिर मार दिया? नहीं नहीं मारा। तब क्या हुआ? पिताजी मुझे गोरस चाहिए, मैं गोरस पीऊंगा। लेकिन अपने पास गाय है ही कहाँ पुत्र? तब क्या हुआ, माँ ला रही है ना? क्या माँ बाहर गई है? नहीं भीतर। आ गए तुम? देखो ना गोरस के लिए कितनी हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। अब पी, अब रोया तो देखना हठी कहीं का। गोरस कैसा लगा बेटे? बहुत अच्छा था माँ। कहाँ जा रहा है? पिताजी मैं उस छत्र कुमार के पास जा रहा हूँ, उसे बताने कि हमारे यहाँ भी गोरस है, घमंडी कहीं का। पिताजी पता है उसने आपको दरिद्र भिखमंगा ब्राह्मण कहा। वो बच्चा है, तुम उसकी बात छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत प्रसन्न हुआ होगा। पात्र मुझे दो। कृपी, यह पात्र मुझे दो। अच्छा बताओ द्रुपद ने क्या दिया तुम्हें? 100 से कम गाय क्या दी होंगी? 100 क्यों, 1000 दी। और मुद्राएं कितनी दी? ऐसे ही थोड़े विदा कर दिया होगा। कहती थी ना अकड़ छोड़ो, मानते कहाँ थे तुम? अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया कृपी? दूध। और क्या? क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? छोड़ो ये बातें, तुम मुझे ये बताओ कि द्रुपद ने क्या किया, तुम्हारा आदर किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। इस पात्र में क्या था कृपी? सुन भी सकोगे? हाँ, द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब तो कोई भी बात मुझ पर भारी नहीं पड़ेगी। तो सुनो, इस पात्र में दूध के नाम पर आटे का घोल था। क्या उस छोटे बच्चे के साथ छल करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? लज्जा करती तो सिर पटक पटक कर प्राण दे देता वो। पर उसने आटे का घोल पी कैसे लिया? पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया हो तो वो जाने दूध का स्वाद। उसको तो मैं दूध के नाम पे जहर देती तो वो भी पी लेता। क्या सचमुच उसने कभी दूध नहीं पिया? इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी। कहती तो मेरा विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। विश्वास नहीं होता मुझे। भला क्यों होने लगा तुम्हें विश्वास? कभी अपने बेटे की हड्डियां गिनी है तुमने? भिखमंगे की औलाद कहलाता है। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कृपी? वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। पर जानती हो उस द्रुपद ने क्या किया? उसने जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ दिया होगा। हाँ दिया ना, जमकर 1 लाख दी माथे पर और नौकरों से धक्के मार मार कर निकलवा दिया मुझे। हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम तो उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। जानती हो उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, अकड़ू कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद कर रहा था। पर इस अपमान की नौबत आने ही क्यों दी तुमने? मैंने कृपी। तो फिर क्या मैंने? तुमने जरूर वहां जाकर अकड़ दिखाई होगी, अपनी आचार्यता और विद्वता पर लंबा भाषण सुनाया होगा। नहीं कृपी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जीवन में इतनी आत्मसमर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। फिर भी मेरा अपमान। कृपी, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है
कि एक ही बाण से उस दुष्ट का सिर छेद कर रख दूं। अपनी इकलौती औलाद के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। हाँ, अब मैं एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी, युद्ध की। पर तुम शिक्षा दोगे किसे? राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम द्रुपद से बदला अवश्य लो, पर यूं उतावलेपन में नहीं, योजना बनाओ। उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। अरे देखो तो कौन है? कोई राजपुरुष लगते हैं। अरे यह तो भीष्म है। भीष्म और अपने यहाँ देखो ना, कैसे संयोग है। अभी तुमसे सत्ता से जुड़ने की बात कर रही थी और सत्ता स्वयं चली आ रही है। को विवेक से काम लो, कहीं तुम्हारा संकल्प। आप और यहाँ क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ न लूं? क्यों नहीं, आइए विराजिए। आचार्य द्रोणा, आज तक आपके धनुर्विद्या के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। धन्य है आप। ऐसा क्या देखा आपने? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसा चमत्कार? बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरे सर्प को बाहर निकाल दिया और जीवन दान दिया। लेकिन जब भीष्म पांडवों और कौरवों ने घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। किंतु मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूं। तो आप चाहते क्या हैं? यही कि आप चलकर राजपुत्रों के आचार्य पद ग्रहण कर ले। मैं और राजपुत्रों का आचार्य? मुझे जरा विचार करने दीजिए। ये तो शालीनता के कारण इस प्रकार कह रहे हैं। इन्हें आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करता हूं। लेकिन मैं इनकी बात आप मुझ पर छोड़िए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी अवश्य पहुंच जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर और दिन का अच्छा। आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कृपी, तुमने कुछ सोचने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि सोचने के बाद तुम हाँ ना कर पाते। इसका परिणाम जानती हो? जानती। कपड़े और अनाज की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। हम कुछ सम्मान से जी सकेंगे। तुम द्रुपद से बदला ले सकोगे। अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद के सर्वनाश की तैयारी करो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तैयार हूं कृपी, मैं तैयार हूं। गुरुदेव, कुत्ते भौंकने लगे। वो देखिए गुरुदेव, हिरणों का झुंड। देखिए उस ओर। सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हिरण बचने ना पाए। गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। कौन हो सकता है? जाने कौन है। गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे बाणों से उनका मुंह कोई सी रहा हो। पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार कौन कर सकता है? चलो अर्जुन, आगे चलकर देखते हैं। कौन हो तुम? प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका शिष्य एकलव्य। तुम मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो, इसीलिए।
लेकिन मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा। पहली बार नहीं, दूसरी बार गुरुदेव। तुम झूठ बोल रहे हो। गुरुदेव, मैं और भला झूठ? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? क्या मैं आपका शिष्य नहीं बनना चाहता था गुरुदेव? तब आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। ठीक ही कहा था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है। लेकिन गुरुदेव, योग्यता और प्रतिभा, इन दोनों से तो व्यवस्था बड़ी है। क्या ये सच है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। लेकिन गुरुदेव, जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं। जन्म से पहले माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? देखो एकलव्य, मनुष्य का जन्म तो एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप भीतर से व्यवस्था में विश्वास करते हैं गुरुदेव? जिस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, उस पर तो विश्वास करके ही जिया जा सकता है ना। पर तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? यह विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तुम मुझे बेकार ही महत्व दे रहे हो। नहीं गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की, उनकी आराधना की और उनके चरणों में बैठकर मैं अभ्यास करता रहा। गुरु के बिना इतना ज्ञान? हाँ, तुम धन्य हो एकलव्य। गुरुदेव, क्या यह संभव है? इसे देखकर तो झुटलाया भी नहीं जा सकता अर्जुन। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई है। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। लेकिन किस आधार पर? मैंने तुम्हें क्या दिया? प्रेरणा गुरुदेव। यह तो तुम्हारी शालीनता है। चाहे जो हो, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और ये मैंने सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। तो क्या आपको मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं है? हाँ, ठीक है, अगर तुम इतना हट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम गुरु दक्षिणा दे भी पाओगे? आप मांगिए तो गुरुदेव। नहीं नहीं, तुम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडवों कौरवों का पुत्र भले ही ना हूं, वैदराज का पुत्र हूं। आप कहेंगे तो उनका पूरा राजपाट आपके चरणों पे लाके रख दूंगा गुरुदेव। धन नहीं चाहिए मुझे। तो गुरुदेव? मेरे गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख पहुंचाएगी एकलव्य। प्राण से अधिक तो कुछ नहीं लेंगे ना आप? तो ठीक है, मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, आपकी ये क्रूरता समझ में नहीं आई। क्यों? आपने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था के लिए। क्या तुम जानते नहीं अर्जुन कि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जाती? लेकिन गुरुदेव, आपने शिक्षा दी कहां? आपको गुरु दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया? उस वनवासी का अंगूठा बने रहने का समझते हो अर्जुन? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाता, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाता। शक्तिशाली होने पर यह क्षत्रिय से स्पर्धा करते और इसका परिणाम होता वर्णाश्रम धर्म पर संकट। मैंने उसका अंगूठा लेकर इन सारी संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन ये तो अन्याय है गुरुदेव। देखे नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती गुरुदेव?
वो सिद्ध करना चाहता था कि मेरी सहायता के बिना भी महान धनुधर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता बरसता। इतिहास तो फिर भी हंसेगा पर गुरुदेव, जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पे कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करे गुरुदेव, कभी नहीं। यह तुम कह रहे हो अर्जुन? कम से कम तुम्हें तो यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। मगर क्यों गुरुदेव, क्यों? क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तेरी राह का कांटा तो बनता। बनने देते, उसे जीतने के लिए और अधिक विद्या सीखता मैं। नहीं अर्जुन, यह संभव नहीं। उसकी प्रतिभा तो स्वयंभू है, उसे हरा पाना तो संभव नहीं। आपके रहते गुरुदेव? हाँ, मेरे रहते उसने मेरी सीमा की भी पहचान दी है। क्या गुरुदेव इसलिए आपने? हाँ, याद है एक दिन प्रसन्न होकर मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था कि इस दुनिया में तुझसे बड़ा धनुधर कोई नहीं होगा। आज मैंने अपना वचन पूरा किया अर्जुन, पूरा किया। पर यह तो अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि संसार के सबसे बड़े धनुधर को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं गुरुदेव। जब भी भविष्य में मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुधर कहेगा, उस वक्त एकलव्य का गरम खून से सना पंजा मेरा मजाक उड़ेगा गुरुदेव, मजाक। मैं अपनी इस अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा, कभी नहीं। हेलो, कौन? मिसेस शुक्ला? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक है? मैं तो परसों ही शॉपिंग कर रही। क्या नैनीताल जाने की तैयारी है? अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, अगर तुम्हें अपनी सरकारी गाड़ी नहीं मिली ना तो मैं अपनी स्कॉडा भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम तकलीफ क्यों करो, मैं अपने चपरासी को भेज दूँ। हाँ, बाकी तो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं भी फोन रखती हूँ। जी भिजवा दो। नमस्कार। सुदीप की चिट्ठी आई है। हेलो, हाँ इकबाल भाई, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ आप घर पे आ जाइए। हाँ हाँ इकबाल भाई, आप फोन पे बताने वाली बात नहीं है इकबाल भाई। हाँ हाँ ठीक। अरे पढ़ भी लो, फर्स्ट आया हमारा बेटा। फर्स्ट है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट आना तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता? होता है ना, फर्स्ट आना होता है। एक काम करो, हाँ पूरे शहर में मिठाई बांट दो। हाँ, आज तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिएक्ट ना करूँ तो और क्या करूँ? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो बन गया हूँ। इसमें बुरा क्या हुआ? बहुत बड़ा राज सिंहासन मिल गया ना, एक दिन तो चैन की सांस मिलती नहीं, रोज कोई ना कोई परेशानी। ना सोचोगे तो कैसे चलेगा? तो क्या मर जाऊं कहीं? प्रिंसिपल बन के सुखी नहीं हो? लीला, हर आदमी मुझे बेईमान और मौकापरस्त समझता है, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। देखो इकबाल भाई होंगे। सलाम वालेकुम भाईजान, सब कुछ खैरियत? बड़ी हड़बड़ी में फोन किया आपने। अब क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्यों भाईजान, ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं, धूम मरने वाली बात है। भाईजान कहोगे तो पता चले। सुनोगे, आज राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार की कोशिश करी। बलात्कार? किस लड़की पर? अनुराधा पर। नीच हरकत। तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण आज वो लड़का कॉलेज में है। ये नीच हरकत हुई कहाँ? और कहा, कॉलेज में। कॉलेज में? कॉलेज में कैसे संभव है भाईजान? कांट बिलीव इट। यू कांट बिलीव इट? कॉलेज बिल्डिंग के पीछे का बगीचा देखा है ना आपने? वहीं 4 बजे का समय था। मैंने सोचा चलो कंस्ट्रक्शन की जांच कराऊं। जैसे ही मैं हौज के पास पहुंचा तो मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। वो भी किसकी? एक लड़की की। मैं तुरंत वहां भागा, देखा तो राजकुमार अपने साथी के साथ अनुराधा नाम की लड़की पर बलात्कार की कोशिश कर रहा था। तो तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं जैसे ही उसे पकड़ना चाहा तुरंत वहां से भाग गया। और इकबाल भाई, जब मैंने उस बेबस लड़की की तरफ देखा ना, वो मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी।
सोचो इकबाल भाई, सोचो कि मैं अपने आप को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। सचमुच भाईजान बहुत दुखद है। पर ये लड़की अकेले वहां क्या कर रही थी? अरे किसी का इंतजार कर रही होगी। पर किसका भाई? वाह, मैं वहां ये पूछता उससे कि तुम किसका इंतजार कर रही हो। रोकोगे तो भी पूछूंगी, ये सब घटना के लिए तुम कहां से जिम्मेवार हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल ना होता तो उस लड़के की इतनी हिम्मत होती है सब कुछ करने की। लेकिन फिर भी भाईजान, इसमें आपका क्या दोष? जिसने किया है भुगतेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी इकबाल भाई। पूरी घटना का अकेला गवाह मैं हूं और कल अदालत बनकर भी मुझे ही बैठना है। तो क्या उस लड़की ने लिखित शिकायत की है? और नहीं तो क्या, और ना भी करती तो क्या मुझे चुप बैठना चाहिए? आखिर भाई मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, ये जिम्मेवारी वाला काम है। तो क्या मामला तूल पकड़ेगा? इस बार तो बवंडर होगा। हो सकता है पुलिस केस हो जाए। मैं तो कहता हूं भाईजान आप रिपोर्ट दबा दीजिए। असंभव, सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ ही नहीं बोल पाऊंगा। सच बोलने का मतलब जानते हो तुम? मैं कहता हूं ना, तुम चुप रहो। बलात्कार की बात सुनकर मैंने सोचा तुम तिलमिला जाओगी, मुझे विवश करोगी कि राजकुमार को कड़ी सजा देने की। क्या तुम्हारी सुविधाओं ने संवेदना को इतना मार डाल रखा है? लेकिन प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकालना तो नौकरी नौकरी जब से नौकरी लगा रखी है। अरे भाईजान जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लीजिए। अरे भाई उस लड़की को समझाइए, अगर बात इतनी फैलेगी तो बदनामी भी तो उसी की होगी। हाँ, इकबाल भाई ठीक कहते हैं, तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, संकट भी टल जाएगी। मैं कहता हूं ना, तुम चुप रहो। जाओ। रुकिए भाभी, मैं देखता हूं। नमस्कार सर। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ भाई। 2 कप चाय लेना। हाँ सर, बोलिए। कॉलेज में इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे इन्फॉर्म करना ठीक नहीं समझा। तुम चाहते तो कॉलेज से सीधा मेरे घर आ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम तो उस लड़की के रिपोर्ट लिखने में बिजी थे। सर रिपोर्ट उसने खुद लिखी। तुम मना भी तो कर सकते थे। क्या सर ये उसका अधिकार नहीं है? अधिकार तो था, लेकिन उसे समझाना तुम्हारा कर्तव्य था। प्रेसिडेंट साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी भी एक लड़की है। अगर उस पर बलात्कार की बात होती मिस्टर अरविंद, तुम अपनी हद में रहो। मतलब तो साफ है, तुम उस लड़की की तरफ से बोल रहे हो। आप चाहे जो समझे सर। इसका मतलब तुम राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हो? ऑफ कोर्स सर, नहीं लूंगा तो लड़के मुझे मार डालेंगे। अरविंद साहब, आप नहीं जानते मैं अपने लड़के से कितना दुखी हूं, और कोई भी बाप होगा, दूसरा समय होता तो शायद मैं आपकी बात मान लेता, मगर इस समय हरगिज नहीं। अरविंद साहब, मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजकुमार को बेदाग भी साबित करना है और मुझे मंत्री भी बनना है। आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति
राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। तो सार्वजनिक रूप में झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? लगता है आपका धर्मराज फिर जाग उठा, लेकिन अब करेंगे वही जो मैं चाहता हूं। नहीं सर, इस बार मैं वही बोलूंगा जो सच है। लेकिन अब जो कुछ बोलोगे उस पर विश्वास कौन करेगा? क्यों? क्योंकि कल तक तो तुम पुलिस के हिरासत में होगे। वैसे अब मैं जा रहा हूं। लेकिन सर, इनका अपराध क्या है? विरोध! केवल विरोध। कुछ समय बाद मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगा। अगर तुम मान जाते तो ठीक, वरना गॉड ब्लेस यू ऑल। तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो जेल जाने की नौबत आ गई? मैंने कोई गलती नहीं की है। तो प्रेसिडेंट तुम्हें धमका क्यों रहा था? उसके हथकंडे तुम नहीं जानती। कभी तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुम्हें पता है कि मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है। तो तुम प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर दोगे कि तुम्हें जेल भिजवा दे? जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता। हाँ, भले नौकरी ले ले। नौकरी छूटे का मतलब जानते हो तुम? जानता हूँ। तुम्हारा बंगला छिन जाएगा, टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के नौकर चपरासी नहीं रहेंगे। आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने लगा। जाओ अंदर। मैंने कहा जाओ। अनुराधा, तुम लोग इस समय यहाँ आओ। बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए सर। तो सर, हम जानना चाहते थे कि अब निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं। क्या तुमने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया है? जी हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, कॉलेज छोड़ दो। क्यों? कहते हैं कि गरीबों का इन पछड़ों में पड़ना ठीक नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? हम एक्शन चाहते हैं सर। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ? जी हाँ। अब अपनी मर्जी के खिलाफ जीकर भी क्या करूंगी मैं? अकेली लड़ भी सकोगी? आप साथ नहीं देंगे? हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं साथ दूंगा। जानते, मेरे पिताजी को तो धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार और उसके साथी। तो तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? जब इसके माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्यों करेगी? उन्होंने तो इससे भी साफ साफ कह दिया है कि अगर इसे रिपोर्ट पर जोर डाला तो वो इसे भी घर से बाहर निकाल देंगे सर। इसके बाद भी एक्शन चाहती हो? जी हाँ, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? कोई है सर जो मुझे अपनाएगा। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। कौन है वो? उसका नाम क्यों नहीं बताती? आपके काम का नहीं है वो नाम सर। तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया है? जी हाँ। तो ठीक है, कल मैं राजकुमार को रेस्टिकेट कर दूंगा। लेकिन आप उसे रेस्टिकेट कर तो पाएंगे ना? हाँ, कोई शक है तुम्हें? नहीं सर, वो बस वो क्या है? ऐसे क्या? क्योंकि आप कहते बहुत कुछ है पर कर कुछ नहीं पाते। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैंने तुम्हें विवश नहीं किया था रिपोर्ट लिखने के लिए? क्या मैंने तुम पे दबाव नहीं डाला था कि विरोध करो?
क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू से भी यही कहा था। उसने आपकी हर एक बात पे वेद की तरह विश्वास किया था, पर क्या हुआ? मैंने चंदू से कुछ नहीं कहा था। झूठ कहते हैं आप। आपने उसका साथ देने का उससे आश्वासन दिया, वो तो आपके बूते पे लड़ गया, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और आपने प्रिंसिपल ही ले ली मुआवजे में। गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बल्कि मैंने तो चंदू को बचाया था। प्रेसिडेंट उसे जेल करवाना चाहता था, मेरे कारण वो बचा। लेकिन आप मौके पर बदल गए थे सर, ये बात कॉलेज का हर एक स्टूडेंट जानता है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? खुद सोचो कि जब तुम बदनामी का खतरा उठाकर लड़ सकती हो तो भला मैं क्यों पीछे हट जाऊं? अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, विश्वास रखो। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, माई डिसीजन इज फाइनल, कांट बी चेंज। कल मैं राजकुमार को रेस्टिकेट कर रहा हूं, आखिरी फैसला है। क्या? पुलिस को इन्फॉर्म? 3 लाख रुपए का गबन का आरोप? सर नहीं सर, हाँ सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही सर। हाँ सर, ठीक सर, ठीक सर। इतने घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो कॉलेज के क्लर्क ने 3 लाख रुपए का गबन कर दिया तो इसीलिए पुलिस वगैरह। लेकिन आपने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे गबन आपने किया हो। है? हाँ हाँ, अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते ना रिपोर्ट करना? मैं सोचता हूँ ठीक कहते हैं, आखिर अनुभवी आदमी है। तुम्हारा भला बुरा वो जितना सोच सकते हैं उतना तुम भी नहीं। सर लेकिन फोन आने से पहले तो। अनुराधा, जो कह रहे हैं मुझे भी वही लगता है। मैम प्लीज, ये टीचर स्टूडेंट के बीच का मामला है, रुचिका! बीच में मत बोलिए। सर आप बात को बदल क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए ना कि आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। अनुराधा, तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊं। चंदू ठीक कहता था सर, वो आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द टूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आज आपने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए, आपने मुझे कहीं का भी नहीं रखा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल शायद कोई बात ही ना उठे। हम आपके पास बहुत उम्मीदों से आए थे सर, लेकिन आप, धन्यवाद। अनुराधा, क्या हो गया तुम्हें? आत्मज्ञान हो गया मुझे। इसे बताते क्यों नहीं? कह तो रहा हूं, अपने गिरे हुए होने का आत्मज्ञान हो गया मुझे। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। ऐसा क्या कहा प्रेसिडेंट ने? सुन सकोगे उस हरामी ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 3 लाख रुपए गबन का आरोप है। गबन? हाँ, गबन। कल तक सब कुछ अंडरस्टैंडिंग था, एडजस्टमेंट था। आज मैंने विरोध किया तो गबन। ये कैसी अंडरस्टैंडिंग और ये कैसे एडजस्टमेंट? लीला, प्रेसिडेंट ने स्कॉलरशिप से जाने कितनी संस्थाएं खोल रखी है, जहां दौलतमंद और रईसों की औलादों को मनचाहा कुछ भी करने की आजादी है। ये धंधा जाने कितने वर्षों से चल रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी? हाँ, मैं भी। मैंने विरोध किया ना, धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन। अब उस बेचारी अनुराधा का क्या होगा? अनुराधा क्या, कुछ ना कुछ करूंगा, उसका साथ ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रुको। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, अरविंद प्रोफेसर बोल रहा हूँ, बोलिए ना। क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा? हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? अनुराधा? क्या? अनुराधा?
अनुराधा वो नहीं रही, वो जाते जाते मुझ पर थूक गई। उसका विरोध नहीं बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे। लीला जाओ। तुम फिर आ गए? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। सब कुछ जानते हुए क्यों पूछते हो भाई? क्या ऐसी मनस्थिति में मेरा काम करना संभव है? फाड़ कर फेंक दो ये इस्तीफा। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता जरूर, पर कुछ देर बाद फाड़ देता। ये जानते हुए भी कि एक मासूम लड़की की खून की जिम्मेवारी मेरे सर है? हाँ, क्योंकि उस लड़की की आत्महत्या के तुम अकेले जिम्मेवार नहीं हो। तो कौन है? 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। लेकिन दगा तो मैंने दी है ना उसे। दगा तुमने जानबूझकर तो नहीं दिया। अगर प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी ना देता तो तुम अपना निर्णय बदलते। जानते हो, अनुराधा के बाप ने अपना विरोध पूरे 50,000 में बेच दिया। अनुराधा को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। प्रेसिडेंट ने सारे इंतजाम कर रखे थे और इसीलिए तुम नाहक पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर उड़ रहे हो मिस्टर अरविंद। लेकिन मेरी आत्मा आत्मा, शरीर, केवल शरीर सत्य है। आत्मा वात्मा सब बकवास। लेकिन उस लड़की को दगा मैंने दी है। अब तुम कहोगे कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। फाड़ कर अब तुम फेंक दो ये इस्तीफा, ठाठ से नौकरी करो। कल तक तुमने गबन नहीं किया था, अब करो। उस प्रेसिडेंट का साथ दो। उस कमीने का? उसे गाली मत दो, बहुत काम का आदमी है तुम्हारे लिए। जानते हो, 1-2 दिन में मिनिस्टर बनने वाला है। हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। तो उससे क्या? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा और तुम्हें कुछ ना कुछ बना कर रहेगा। फाड़ो इस्तीफा, फाड़ो। नहीं, मैं नहीं फाड़ूंगा। मेरे कारण उस लड़की ने आत्महत्या की। मुझे अपने पापा का प्रायश्चित करने दो। जाओ यहां से। पापों का प्रायश्चित? लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। याद करो महाभारत। कौरवों और पांडवों के आचार्य गुरु द्रोण भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के वक्त चुप रहे। क्या वो अपने शिष्य को रोक नहीं सकते थे? क्या उनकी शस्त्र विद्या में इतनी शक्ति नहीं थी? लेकिन नहीं, राज सुख से वंचित होकर कौन जिएगा दरिद्रों का जीवन? क्या कृपि और अश्वत्थामा की दैनिक स्थिति से छोटी थी द्रौपदी के चीरहरण की घटना? याद करो अरविंद, याद करो।